अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की लेटेस्ट एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, पंजाब भर में इस वक्त खुश्क मौसम है और इस ड्राई वेदर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। बारिश के इम्कान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। नवंबर एंड हो रहा है, दिसंबर का आगाज़ है, लेकिन अभी तक जो मतवक्को था कि मौसम तब्दील हो जाएगा, खुश्क सर्दी ख़त्म हो जाएगी और बारिश के बाद ये जो गले ख़राब हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, सांस के मसाइल हैं, स्किन के इश्यूज़ हैं, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब क्योंकि हस्पतालों की जानिब देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा मरीज़ दिखाई देते हैं और इस ड्राई सीज़न की वजह से जिनको अस्थमा के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनको टीबी का मसला है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक नंबर भी मेरे पास है कि गुज़श्ता 3 महीने में तकरीबन 5000 से ज़ायद के करीब टीबी के पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 350 के करीब डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और हज़ारों पेशेंट्स ऐसे हैं जो इस ड्राई मौसम की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। किसी का गला ख़राब है, किसी को चेस्ट कंजक्शन है, ठीक है, किसी को स्किन का मसला हो रहा है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चों से लेकर के बात करें तो एडल्ट तक हमें दिखाई देती हैं और ये बीमारियाँ कैप्चर कर रही हैं हमारे लोगों को। सो आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर से अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है और सेहत पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर हजरात से मिलेंगे, कुछ डाइटिशियंस से मिलेंगे और आपके लिए कंप्लीट पैकेज प्रोग्राम की सूरत में लेकर के आएंगे। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए, आपने किन किन डिसीज़ में ख्याल रखना है और आजकल के इस रनिंग सीजन के अंदर कौन कौन सी अलामात हैं जिससे आपने बचना है और अगर हो जाए तो आपने डॉक्टर से रुजू करना है। इसके साथ साथ फिर हम थोड़ा डाइट प्लान पे भी बात करेंगे और स्पेशली जो टीबी के मरीज़ हैं, जो चेस्ट के मरीज़ हैं, जिनको मसला है, जिनको सीने की बीमारियां हैं, सांस की तकलीफ़ है इस मौसम में, सो उस पर भी हम बात करेंगे कि उनके लिए कौन कौन सी डाइट ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम, आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते से शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। ख़वातीन हज़रात, बनाम सरकार में हम कोशिश करते हैं कि हम हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मामलात पर नज़र रखें और रूटीन टॉपिक से हट कर भी बात करें और सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और इस वक्त हमारा जो पंजाब है वो सेहत के मामलात में काफ़ी मुश्किलात से दो चार है और ओवरऑल क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है शहर फैसलाबाद का। स्टिल अभी देखिए नवंबर ऑलमोस्ट अपने एंड की जानिब है, दिसंबर आने वाला है, बारिश नहीं हो रही, खुश्क सर्दी है, जिसकी वजह से जो सांस के मसाइल हैं, जिनको अस्थमा के इश्यूज़ हैं उनको भी मसाइल हैं, जो टीबी के मरीज़ हैं उनको अपने मसले हैं, ठीक है, स्किन इश्यूज़ हैं और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि डेफिनेटली लोग उनसे वन ऑन वन हो रहे हैं, लेकिन मसाइल जो हैं वो स्टिल हैं यहाँ पर और इन पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। आज का प्रोग्राम भी हमारा हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम है और ऑफ कोर्स अभी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर नगीना शहजादी साहब हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। आप MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, FCPS चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और FCPS हेपेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके अलावा एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट भी हैं। मतलब देयर आर सो मेनी अदर इंट्रोडक्शंस जो कि शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा का ये मेजर इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में शामिल किया। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इस टाइम जो सूरत हाल है पंजाब की और बाकी शहरों की भी देखें तो उसमें जो टीबी के पेशेंट्स हैं लास्ट 3 मंथ्स के जो रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 5000 के करीब हैं, हम राउंड फिगर बात करते हैं। तो मुझे काइंडली ये बताइए कि ये इतना इसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है डे बाई डे? देखिए टीबी जो है बेसिकली इन्फेक्शन है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जी। और ये इसके जो फैलने का सोर्स है वो ये है कि अगर वो मरीज़ जिसको बीमारी है या अफेक्टेड पेशेंट अगर वो खांसी करता है या वो छींकता है तो मुंह पे हाथ नहीं रखते तो उसके जो जर्म्स हैं वो हवा में जो है वो शामिल हो जाते हैं और उसके करीबी जितने भी लोग मौजूद हैं अगर वो उसी आबो हवा में सांस लेते हैं तो उसके जर्म्स दूसरे नॉर्मल पर्सन में एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो जैसा कि इम्यूनिटी इतनी पेशेंट्स की या लोगों की अच्छी नहीं है, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की भी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है जी। दूसरी तरफ एक्सट्रीम्स एज आ जाती हैं, जैसे ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं उनकी भी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। उसका मतलब है कि अगर थोड़ी सी भी इन्फेक्शन
या जरासीम वो लोग इनहेल करते हैं तो उनमें वो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Okay. इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें तो डायबिटीज़ भी नंबर 3 पे है, जो कि मोस्ट कॉमन एक एपिडेमिक बन चुकी है, बल्कि इंडेमिक है पाकिस्तान में। हर तीसरा फर्द शुगर का शिकार है। तो डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ इम्यून कॉम्प्रोमाइज कंडीशन, जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, और इन पेशेंट्स में जब एक इन्फेक्शन हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट जो है उसका एक तो ड्यूरेशन दुरानिया ज़्यादा हो जाता है, और ये मरीज़ जो हैं देर से ठीक होते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन कम होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पर हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करते हैं तो मुझे बताइए नाउ डेज में, और थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, आज से 2-3 साल 4 साल 5 साल पीछे, या लास्ट जनरेशन को हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो लास्ट जनरेशन की इम्यूनिटी सिस्टम में और आज की जनरेशन की इम्यूनिटी सिस्टम में कितना डिफरेंस देखती हैं आप, और रीज़न भी काइंडली बताइए प्लीज़। डिफरेंस तो है क्योंकि पहले हम देखें फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, आपकी जो फूड है वो ऑर्गेनिक थी, जो बीज है गंदम का वो हाइब्रिड नहीं था, आप खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे थे, फिर चलना फिरना एक्सरसाइज करना वो चीज़ें ज़्यादा थी। अब मेरा ख्याल है कि मोबाइल के यूज़ की वजह से या स्क्रीन यूज़ की वजह से हर बंदा जो है वो बस बैठा मोबाइल पे ट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन अपनी सेहत की तरफ फोकस नहीं है, एक्सरसाइज का रुझान बिल्कुल नहीं है, लोग वॉक करना पसंद नहीं करते, या उनके पास टाइम नहीं है, या इतनी या नॉलेज नहीं है, या मोटिवेशन नहीं है। आप देखें कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, लोग अपनी सेहत की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। सेकेंडली न्यूट्रिशन हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो हम सिर्फ न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे हैं कि नहीं ये बताएं। न्यूट्रिशनिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप केयर करना चाहते हैं अपनी सेहत को लेके तो आपको ज़रूर न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलना चाहिए जी। और इसकी अवेयरनेस मेरे ख्याल में कम है, लोग दवाइयों की तरफ ज़्यादा हैं बजाय कि अपनी खुराक को बेहतर कर लें। तो उसमें अगर आप जैसे कि आपको भूख लगी है तो आप इजी वे ढूंढते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ खा लूँ जो आसानी से अवेलेबल हो, कोल्ड ड्रिंक ले ली, लेज़ ले ली, चिप्स ले लिए, तो वो चीज़ें आपको वक्ती तौर पे तो भूख पूरा कर देती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आपको एनर्जी तो दे रही हैं बट दैट इज़ नॉट द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको जो अच्छी चीज़ें, हेल्दी फूड खाना चाहिए या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, उससे फिर बेहतर है कि आप बजाय के कोल्ड ड्रिंक्स जो कि रिच इन शुगर है या फास्ट फूड या प्रोसेस फूड की बजाय आप फ्रूट्स ले सकते हैं एज अ स्नैक। कोई सैंडविचेस आप ले सकते हैं जिसमें वेजिटेबल्स हो, एग हो, चिकन हो, फिश हो। जी। तो अगर इन चीज़ों को आप हेल्दी लाइफस्टाइल से रिप्लेस करें तो अपनी सेहत को आप बेहतर बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, उसके बाद हम ब्रेक की जाने जाएंगे, वापस आके मज़ीद बातों पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट वी आर एंड ऑफ नवंबर, एट द एंड ऑफ नवंबर, और बारिशें नहीं हो रही, खुश्क सर्दी है, जिसकी वजह से एक तो गला ख़राब, गले का खुश्क होना, और चेस्ट इन्फेक्शंस हम देख रहे हैं कि जो चेस्ट के इफेक्टिव्स हैं वो बड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ये इसमें खुश्क हवा का कितना आप देखती हैं कि इसका अमल दखल है चेस्ट इन्फेक्शन में स्पेशली? जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो हम भी बच्चों में बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ट्रेंड देखते हैं चेस्ट इन्फेक्शंस का। और मोस्ट कॉमन उसमें एस्थमा है, निमोनिया है। बच्चों में सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अगर हम देखें अंडर 5 इयर्स ऑफ एज, वो निमोनिया है, यानी पहली जो वजह है वो डायरिया है। और मोस्टली बच्चे ही हैं इस एज में जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं बदलते मौसम से। ओल्ड एज में भी सही है, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें भी निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की जिस तरह मेल नरिश्ड हैं, जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, बच्चे का वज़न और कद उसकी उम्र के लिहाज से कम है, जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बच्चों को चाहिए वो नहीं ले रहे, जो प्रॉपर मिनरल्स जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं वो चीज़ें अगर उसकी डाइट में शामिल नहीं है तो बच्चा जो है वो बार बार इन्फेक्शन का शिकार होगा। वो इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं, डायरियाज भी हो सकते हैं जी। खसरा जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने में आ रहा है, डेंगू हो रहा है बच्चों को। तो जो बीमारियाँ पहले हम बड़ों में ज़्यादा कॉमन देखते थे, हम बच्चों में भी देखी जाती हैं। मेन रीज़न आई थिंक सो कि तो उनकी हाइजेनिक कंडीशंस हैं और सेकेंडली उनकी न्यूट्रिशन है, ठीक है, थर्ड उनकी इम्यूनिटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पर हम डिटेल की जानिब जाते हैं, और लेकिन उस पर जाने से पहले ऑफ कोर्स हम ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। खबरें ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं, और आज का प्रोग्राम इज़ हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम, और एक बार फिर से हम बदलता मौसम, खुश्क हवाएं, खुश्क सर्दी
से जो मोस्ट इफेक्टिव हम देख रहे हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तंदुरुस्ती हज़ार नेमत और सेहत पर जितनी बात की जाए उतनी कम है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ रहिए। खवातीन वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर नगीना का प्रोग्राम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, छोटे होते हुए हमारे दौर में हमें वो इंजेक्शन लगता था जिसका निशान बाजू पे रह जाता है, उसको हम पंबीरी वाला इंजेक्शन कहते थे उस दौर में। तो आप आज के दौर में मुझे बताइए कि वो अभी भी वो वैक्सीनेशन लग रही है, और उसमें हमारे दौर में तो मुझे याद है उसमें पोलियो होता था, खसरा था, तशन्नुज वगैरह, और बाकी शायद मुझे याद नहीं। ज़रा आप काइंडली बताइए इसमें कौन कौन सी होती थी और अब कौन कौन सी वैक्सीनेशन ऐड हो गई हैं। ये एक एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है जो पाकिस्तान में बच्चों के ख़ास किस्म की बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीका जात का प्रोग्राम है। उसमें बर्थ पे जो है वो पोलियो वैक्सीन है, ये जो आपने अभी बात की पंबीरी वाले, ठीक है। हाँ जी, उसका निशान बाजू पे अभी भी बच्चों के बाजू पे निशान रहता है वो, और बिल्कुल ये बनता है, और इसके ऑथेंटिक होने की निशानी है कि वो स्कार बनना चाहिए। ना भी बने तो इट गिव्स इम्यूनिटी टू द पेशेंट और प्रोटेक्शन देती है। टीबी के खिलाफ ये इंजेक्शन होता है हिफाजती टीका, और बर्थ पे ही बच्चों को लगाया जाता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, तशन्नुज है, खुन्नाक है, काली खांसी है। अब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के ख़िलाफ़ जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है रेविनार के नाम से। इसके अलावा मीज़ल्स खसरे की हफास इंजेक्शन है जो कि 9 माह की उम्र पे बच्चे को पहली डोज लगाई जाती है, और सेकंड डोज जो है 6 माह के उम्र से 15 महीने की उम्र पे लगाई जाती है। इसी तरह से जो है रोटा वायरस की ओरल वैक्सीन है जो कि फ़र्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में बच्चों को लगाई जाती है, और जो कि रोटा वायरस एक बहुत कॉमनेस्ट कॉज है डायरिया की छोटे बच्चों में, वो बच्चे जो 1 साल से छोटे हैं, और ये बहुत ज़्यादा सुयर पानी की कमी करता है बच्चों में। तो उससे बचाव का हिफाजती टीका भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि वो टीका नहीं सॉरी ओरल वैक्सीन है, और वो इसमें ऐड हो चुकी है। डॉक्टर साहब, बातों में एक बात है, जहाँ पर आप पानी की कमी के बच्चों की बात करें तो इसके पीछे फिर कॉज ऑफ द रीज़न जो है वो पेरेंट्स होते हैं या बच्चों की पानी की कमी के पीछे कोई और रीज़न है? डिहाइड्रेशन बेसिकली किसी डिजीज़ की वजह से होती है। ओके जी जी। या बच्चे का इंटेक कम है, खाना पीना कम है, या बच्चे को वॉमिटिंग आ रही है लिक्विड फॉर्म में, या किसी भी शक्ल में कि बच्चा खा पी नहीं रहा, उल्टी बहुत ज़्यादा है, परसिस्टेंट है, बच्चे को मोशन लगे हुए हैं, डायरिया है, जिसकी वजह से पानी बच्चों के क्योंकि बॉडी के वॉल्यूम रिजर्व्स एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जल्दी डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं या इन्फेंट्स हैं जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनमें पानी की कमी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये यूजुअली बिकॉज ऑफ सम डिजीज़ या कोई डायरिया, कॉलरा में बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होती है जी, हैज़ा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अभी मुझे बताइए एक खसरा और रुबेला, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, काइंडली मुझे बताएं कि इसमें डिफरेंस क्या है, और फिर इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी बताइए, और इसमें जो इसकी अलार्मिंग कंडीशन है वो भी बताइए प्लीज़। खसरा देखिए, इसकी कुछ अलामात होती हैं जो कि मीज़ल्स वायरस की वजह से होता है, और ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है एक से दूसरे बच्चे को। इसमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, खांसी होती है, ज़ुकाम और फ्लू हो सकता है। उसके बाद जो है पूरी बॉडी पे रैश होता है, फेस से स्टार्ट होता है, फिर पूरी बॉडी पे रेड कलर का रैश होता है जो स्प्रेड होता है, और आंखें जो हैं वो रेड हो जाती हैं। तो ये कुछ इसकी इब्तदाई अलामात होती हैं, और इसका फ़ीवर जो होता है दैट इज़ वेरी हाई ग्रेड, और वो किसी भी एंटीबायोटिक से पैरासीटामोल से वो रिजॉल्व नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए डॉक्टर अटेंशन इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल। और मीज़ल जो है इसकी वजह से बच्चों की कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी सप्रेस होती है जी, जिसकी वजह से इन बच्चों में फिर डायरिया कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, जैसे निमोनिया हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है, दिमाग में जो सरसाम होता है। इसमें जिंक का बहुत अच्छा रोल है, विटामिन ए देना होता है, स्पोर्टिव केयर होती है, बच्चों को फुली हाइड्रेट रखना होता है कि बच्चों में पानी की कमी ना हो, इन्फेक्शन से बचाना होता है। रूबेला जो है बेसिकली वो जर्मन मीज़ल्स इसको कहा जाता है, दूसरी इसका खसरे की ही एक और शक्ल है जी। अच्छा। और ये कम सीवियर फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू मीज़ल्स। जर्मन मीज़ल्स यानी रूबेला जो है वो कम शिद्दत वाली बीमारी है खसरे के लिहाज से।
लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट ख़वातीन में होती है रुबेला तो ये दैट इज़ वेरी नोटोरियस, और इसकी वजह से बच्चों में पैदा होने वाले बच्चों में मसाइल होते हैं जिसको हम कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों में आइज़ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आंखों में मोतिया आ सकता है, दिल के अमराज। इतनी अर्ली एज में अगर माँ को हमल के दौरान रुबेला का इन्फेक्शन हुआ हो तो वो रुबेला जो है वो बच्चे को माँ के पेट के अंदर जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से बच्चों में पैदाइशी तौर पे ही कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं, जिसमें दिमागी अलामात भी हो सकती हैं। बच्चा अपनी उम्र के लिहाज से डेवलपमेंट में पीछे होता है, और आँखों के अमराज जिसमें कैटरेक्ट आ जाता है, दिल के अमराज होते हैं जिसमें दिल का कोई ना कोई मतलब अटैक कहीं भी हो सकता है। और अच्छा, तो इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी बिल्कुल इसकी वैक्सीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खसरा की भी हम आजकल भी पेशेंट्स देख रहे हैं, कल भी मैंने 2 बच्चे देखे हैं मीजल्स के साथ, और वो एक उस बच्चे ने 9 माह की उम्र में वैक्सीन लगवाई हुई थी, उसके बावजूद यानी सेकंड डोज उनकी मिस थी, जिसकी वजह से वो बच्चे को इन्फेक्शन हुआ और फैमिली में किसी और बच्चे को था जहाँ से उस बच्चे ने एक्वायर किया जी। तो वैक्सीन जो है ये आपके बच्चों को 90-95% बीमारी होने से बचाते हैं। तो रुबेला का जो आजकल गवर्नमेंट की भी इनिशिएटिव है वो चल रही है, हफासी टीकों के लिए मुहिम चल रही है जो कि 17 नवंबर से 29 नवंबर तक उसमें खसरा के और रुबेला के हफासी टीके बच्चों को लगाए जा रहे हैं मुफ्त में। और रुबेला जो है बेसिकली उन ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी होने से पहले हर फीमेल को कम से कम रुबेला की हफासी टीके लगवाने चाहिए। मैरिड ख़वातीन को भी, अनमैरिड को भी आप लगा सकते हैं जो सेक्सुअल एज में हो, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप रुबेला की वैक्सीन नहीं लगवा सकते, और उससे पहले आप लगवाएं ताकि आप मदर की भी सेहत ठीक रहे और आने वाला बच्चा भी रुबेला से महफूज रह सके। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात की जाती है, बच्चों के पैदा होते जो ये पूरा पैकेज है वैक्सीनेशन का जो लगता है, इसमें हमने देखा है अक्सर औकात कई बच्चे मिस हो जाते हैं, मतलब कुछ लगवा ली, कुछ रह गई, माँ बाप की मसरूफियत भी है बार बार ज़ाहिर है उसकी, क्योंकि एक तो ड्यूरेशन होते हैं तो कई लोग बीच में मिस भी कर जाते हैं। तो क्या इस कंडीशन में मतलब बच्चा अगर वो जो स्टेज थी उससे आगे बढ़ गए तो किस एज तक भी हिफाजती टीके लगवाए जा सकते हैं? देखिए हर इंजेक्शन की ना अपनी एक गाइडलाइंस है। अगर बीसीजी है, जिस तरह टीबी की वैक्सीन की अगर हम बात करें, अगर बर्थ पे किसी भी वजह से नहीं लग सका बच्चे को, बच्चा प्री मैच्योर था, या जिस तरह मैं देखती हूँ बच्चे जिनको यकान होता है, एक्टिव डिजीज़ होती है, वो बच्चे जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उसमें भी लाइव जो वैक्सीन होती हैं वो हम अवॉइड करते हैं, नहीं देते जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, जैसे पाकिस्तान में हम देखें तो टीबी इज़ एंडेमिक जी, तो उसमें आप 2 साल का बच्चा हो गया, अगर वैक्सीन नहीं लगी तो आप बिल्कुल लगवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जैसे आप उन पेशेंट्स को रूल आउट कर लें कि उसको अभी टीबी नहीं है, एक्टिव फॉर्म में या लेटेंट फॉर्म में उसकी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम नहीं है, तो उसके लिए कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं, जैसे मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है स्किन के अंदर, अगर वो नेगेटिव आता है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बीसीजी वैक्सीन। इसी तरह मीजल्स की है, अगर आप मिस कर चुके हैं तो फिर भी आप लगवा सकते हैं, और इसकी लाइफ किसी भी एज में लगवा सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग है, इसकी 2 डोजेस हैं, 9 मंथ्स पे है, फिर 15 मंथ्स पे है। अगर आप मिस कर चुके हैं तो फिर भी आप लगवा सकते हैं अगर आपको एक्सपोजर नहीं है मीजल्स का। इसी तरह कुछ वैक्सीन हैं, जैसे रोटा वायरस है वैक्सीन है, वो फर्स्ट 6 मंथ से पहले लगनी चाहिए, मस्ट। अगर वो नहीं लगती तो फिर उसकी रिकमेंडेशंस नहीं है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए पेरेंट्स के एंड से हिफाजती टीके लगवाना तो ऑफ कोर्स इस मैंडेटरी लाजिम है, लेकिन हुकूमत की जानिब से या जैसे आप बता रहे थे इदारों की जानिब से अगर बच्चे, जैसे हमें भी पता था कि ख़वातीन घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाना और वैक्सीनेशंस लगाना ये एक अमल होता था, तो मुझे आज की ज़रा करंट कंडीशन भी बताइए, क्या ऐसा आज के दिनों में भी हो रहा है कि ख़वातीन या जो इदारे के जो लोग हैं वो लोगों के डोर टू डोर जाकर बच्चों को ये वैक्सीनेशंस लगाएं? देखिए जो पोलियो का तो अभी तक ख़त्म नहीं हो सका ना, उसकी तो चलती है मुहिम। इसी तरह पिछले दिनों सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, HPV वैक्सीन हुकूमत ने लॉन्च की थी, वो भी घर घर जाके स्कूलों में वो भी लगी। इसी तरह टाइफाइड की भी वैक्सीन की कैंपेन आती है, गवर्नमेंट तो इसमें एक्टिव भी है और लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन लोगों की तरफ से कुछ ख़ास मोटिवेशन नज़र नहीं आती। वो समझते हैं कि शायद ये फ्री की वैक्सीन है, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर में भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस थी
मेरी अपनी बेटी के स्कूल में सिर्फ मेरी बेटी ने पूरी स्कूल कॉलेज क्लास में वैक्सीन लगवाई। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बारे में जो लोगों ने सोशल मीडिया में जो कॉम्प्लिकेशंस और जो चीज़ें जिस तरह से बताई गई उसके आफ्टर इफेक्ट्स, तो वो लोग डर गए थे उस हवाले से। आप बीइंग अ सीनियर डॉक्टर, आप ज़रा बताएं कि आपके नज़दीक क्या वो वाकई जो सोशल मीडिया पे उसके बारे में जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, वाकई उसमें कुछ हकीकत थी या बात कुछ और थी जो कि असल बात थी कि जो फ़ायदेमंद थी? साइंटिफिकली देखें तो उसमें तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसको लोगों ने कोरिलेट कर लिया कि इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, बच्चे नहीं पैदा होंगे। देखिए वो इतनी वेल प्रूवन वैक्सीन थी, बाकी इंटरनेशनली बहुत से कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी चल रही थी जी। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जैसे मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मुझे इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है तो मुझे उस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर लेमैन है, अगर उसको आपको नहीं पता कि वैक्सीन क्यों है, किस लिए बनी गई है, इसकी क्या अफादियत है, तो आपको उस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा ले जाते हैं, लोग भी फिर उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ते हैं कि जो नेगेटिव होती हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक की जाने जाएं, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करते हैं। देखने वालों को स्पेशली वैक्सीनेशंस के हवाले से, वैक्सीन्स के हवाले से, वो खास किसी भी बीमारी से रेलिवेंट है, वो किस हद तक इंपॉर्टेंट है और उनके बच्चों की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है, काइंडली प्लीज़ लोगों को पैगाम ज़रूर दीजिए। वैक्सीन देखें, जितनी भी बच्चों की तकरीबन 8 से 10 बल्कि अब में ज़्यादा हो गई हैं वैक्सीन, तो ये आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। बजाय कि आप बीमारी हो बच्चे को और उसकी आप कॉम्प्लिकेशन से गुजरें, तो बीमारी होने से पहले ही ये वैक्सीन आपको उस बीमारी से महफूज रखती हैं। जिस तरह हेपेटाइटिस ए है, मैं बहुत कॉमन बच्चों में हर रोज़ मेरे वार्ड में कोई 8-10 बच्चे हेपेटाइटिस ए के पड़े होते हैं और उसको आप बिल्कुल बचा सकते हैं अगर उसकी 2 डोजेज़ आप वैक्सीन की लगवा लें। और उसकी इतनी नोटोरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप हेपेटाइटिस ए वैक्सीन नहीं देते और बच्चे को हेपेटाइटिस ए हो जाता है और वो दिमाग पे असर करता है और बच्चे की उसमें मोर्टेलिटी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो अपने बच्चों को इन हिफाजती टीकों से जो है बहुत सी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं और उनको ज़रूर लगवाएं, फ्रीली अवेलेबल हैं और अपने बच्चों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कीमती वक्त का। खबरदार प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के हवाले से, जो कि सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, इस बात से मज़ीद चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, सेहत को बरकरार रखने के लिए ख़ुराक का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है और हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हम अच्छी ख़ुराक को तरजीह नहीं देते और 3 वक्त का खाना समझते हैं कि ये हमारी अच्छी खुराक होगी। तो सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को रोटी खा ली, रात को रोटी खा ली, ये हमें लगता है कि हाँ हमने कंप्लीट मील ले लिया और अपने अच्छी वाली डाइट ले ली है, तो किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अंदर हम ये भी ख्याल नहीं करते कि वक्त क्या है खाने का, मतलब नाश्ते का टाइम क्या अच्छा है वो हमें नहीं पता। जब दिल किया नाश्ता कर लिया, जब दिल किया दोपहर की रोटी खा लिया, जब दिल किया रात को रोटी खा ली, लेट नाइट खा ली, कि लोग तो 4-4 दफ़ा भी खा लेते हैं। ठीक है, अब ये एक मैटर है जिसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं या नहीं। तो इन चीज़ों पर बात करने के लिए अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अदनान अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डाइट कंसल्टेंट हैं और पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद ये है कि हम थोड़ा खुराक पे बात करते हैं, क्योंकि आज हमने बात की है ओवरऑल ड्राई मौसम है, जो टीबी के मरीज़ हैं या जो डेंगू के मरीज़ हैं, जो खसरे या जो वैक्सीनेशन जिन लोगों को लग रही है, वो एक अलग हमने टॉपिक जिस पर डिस्कशन की। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के आते हैं हम खुराक में और देखना ये है कि क्या ये चीज़ें बेहतर होती हैं खुराक से, जो कि हम जानते हैं, लेकिन कैसी खुराक और कौन सी खुराक, किस तरह की खुराक, इस पर बात होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे, हम ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और अस्सलाम वालेकुम सिटी 41, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने फिर हमें मौका दिया। नहीं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा कीमती वक्त देते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब मसरूफ़ थे तो हमने डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त लिया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वक्त दें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आज हमने मल्टीपल जो बीमारियाँ हैं उस पर बात की है, लेकिन हम बात शुरू करते हैं इम्यून सिस्टम से। और इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बात की है, कि जो हमारा एक रूटीन एक तो खाने का है, उस पर आप बताइए कि वो हम ये जो 3 टाइम का मील लेते हैं, वो जो कुछ भी है, तो हमें लगता है कि हमने अच्छा खाना खा लिया। क्या ये बात सही है, वाकई ऐसा है? देखें, जो है ना इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त, वो हमारी ऐसी एक फ़ोर्स होती है कि जो हमें खुद कार सिस्टम के ज़रिए बीमारियों से बचाती है जी। इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारी ग़िज़ा के साथ है। उसमें हमारे जो खाने के टाइमिंग्स हैं, औकात हैं, या उसकी जो क्वालिटी है और उसकी जो क्वांटिटी है, वो बहुत मैटर करती है।
हमें सीज़न के साथ अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने सीज़न के अकॉर्डिंगली अपने खाने को, अपने प्लान्स को, अपनी मील्स को, नंबर ऑफ़ मील्स को, अपनी क्वालिटी ऑफ मील्स को, क्वांटिटी ऑफ मील्स को कैसे चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है, वो तो ऑब्वियसली ये है कि हम अपने जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यूनिटी है, उसको हम रिस्टोर रखें, उसको मेंटेन करें, उसको बैलेंस करें। तो अगर हमें क्या लगता है कि हम अगर 3 वक्त का सिर्फ खाना खा लें, नाश्ता कर लें, अच्छा उसमें हम मुरगन किस्म की नान खा लें, निहारियाँ खा लें, मीठी लस्सियाँ पी लें, अंडे शंडे 2 तो ये आपकी नज़र में बहुत बेस्ट नाश्ता है? ये बैलेंस नहीं है, ये ओवर ईटिंग है, ये आपको तंग करती है, चाहे वो गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, ये आपको तंग ही करेगी ऐसी चीज़। फिर हम बाज़ औक़ात तो हम लंच करते नहीं हैं कि हमने अच्छा खासा नाश्ता किया होता है, या हम कर लेते हैं तो तब भी हम कुछ जंक फूड खा लेते हैं, कहीं से हमने बिरयानी खा ली या समोसे पकौड़े खा लिए, दोपहर में अक्सर स्नैक्स की शक्ल में ये चीज़ें चलती हैं। और रात को फिर हम एक हैवी किस्म का मील ले लेते हैं, घर में कुछ भी पड़ा हुआ है हम ले आए, रज्ज की रोटी खाना जिसको कहते हैं, मीठा भी ले आए जी, आप कुछ तला हुआ भी ले आए, आप कुछ चावल भी ले आए, फिर चाय भी एंड पे, और एंड पे चाय पी के। तो आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो उसमें तो वो हलवा जात बहुत ज़्यादा, गाजर का हलवा, तो वो हम बेसिकली सर्दियों में ना हम ये चीज़ सोच लेते हैं कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अब हमारा सिर्फ काम खाना ही है। हम नट्स भी खा रहे होते हैं, हम तली हुई बॉयल एग्स भी हम 2-2, 3-3, 4-4 खा रहे होते हैं। हम हलवा, गाजर का हलवा बड़ा फेमस है हमारी सोसाइटी में जी, हम वो भी खाते हैं। सूप है, यखनियाँ हैं, हम मतलब बहुत से हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं जो हम सीजनल चलते हैं, जो सर्दियों में हम बरमार कर देते हैं, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन नहीं करते, वो उल्टा और ख़राब करते हैं। सही है। तो अगर हमें चाहिए कि हम आने वाले मौसम से बचें, यानी उसकी जो शिद्दत है या उसके जो मुज़र असरात हैं, अब जैसे जैसे सर्दी अभी बढ़ना शुरू हुई है तो आप देखेंगे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये चीज़ें ये तो इस वक्त है क्योंकि ड्राई सीज़न है, बारिशें नहीं हमें हम जिस ड्राई सीज़न को हम कह देते हैं, बेसिकली हमारा उसमें ये होता है कि हम फिज़िकली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते उस चीज़ के लिए। हम उसको नाम दे देते हैं कि ये मौसम में खुश्की है तो खुश्की की वजह से ये गले शले ख़राब हो रहे हैं। हम उसमें ना प्रिपेयर नहीं होते, हम समझते हैं कि सर्दियाँ भी आई नहीं है तो, लेकिन हम वो उस अकॉर्डिंगली तैयार नहीं अपने आप को कर पाते, ना हमारी ग़िज़ा वैसी होती है। ठंडा पानी हम पी लेंगे और मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों से वो सर्दियों में शिफ्ट हो रहा है, तो अगर हम ठंडे पानी को वैसे इस्तेमाल करेंगे, हम बाकी मशरूबात को, ठंडे मशरूबात को इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली वो हमारी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं। हमारे जो वायरस हैं जो छुप के बैठे होते हैं घात लगाए, वो जब देखते हैं कि इनका डिफेंस कमज़ोर हो गया, इनका कुव्वत मुदाफ़त, वो अटैक कर देते हैं। वो डिफेंस तब कमज़ोर होता है जब बाहर से भी वेदर हमारे सूटेबल नहीं होता और अंदर से हम उसको खा के ख़राब कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखने वालों को हम ये भी ज़रा बताते चले, इम्यूनिटी सिस्टम बेसिकली वो चीज़ है, आम सादा अल्फाज में मतलब आप बीमारियों से लड़ने की आपके अंदर ताकत होती है, चोट लग जाती है रिकवर हो जाती है, कोई बीमारी होती है जल्दी ठीक हो जाते हैं, आसान अल्फाज में ऐसे ही डॉक्टर साहब? इसको मैं थोड़ा सा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको मैं थोड़ा आसान अल्फाज में ये बताऊँगा कि आपने सुना होगा कि बचपन में जब बच्चे पैदा होते हैं या तो पहले साल में, दूसरे साल में उनको हिफाजती टीके लगते हैं। तो हिफाजती टीके बेसिकली उस कुव्वत मुदाफ़त को ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाए जाते हैं। मसलन एक बीमारी है जैसे कि ये खुदा न खास्ता पोलियो है, ये अब एरेडिकेट हो रहा, अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए, तो इसका जो वायरस इसको फैलाता है, इस बीमारी को जो पैदा करता है जी, उसको बहुत डेड करके, बहुत उसको कमज़ोर करके उसी को उस जिस्म में भेजा जाता है। सही है, सही है। कि वो जाके इस बीमारी के बहुत मामूली किस्म के जो अलामात है उसको वो ट्रिगर करे। ठीक है। फिर जो हमारे अल्लाह ने जो खुद का एक सिस्टम रखा हुआ है, इम्यूनिटी, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, तो उसके अगेंस्ट फिर वो ना एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जी जी जी, वो लाइफ में रहती हैं, बॉडी हमारे में स्टोर रहती हैं, जो कि कोरोना के दिनों में जब कभी वो वायरस ज़्यादा आ जाता है जी जी, तो फिर वो ऑलरेडी हमारी फोर्स तैयार होती है, वो जाके उसको लड़ती ख़त्म कर देती है। ठीक हो गया। तो हमने खुद भी अपने हाथों से, अपने खाने पीने से उस सिस्टम को मेंटेन करना होता है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। आप पेशेंट्स को देखते हैं, आप माशाल्लाह आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया अराउंड 15 ईयर्स,
तो आपने 15 साल में मुख्तलिफ तरह के दौर देख लिए और आपने हर तरह की एज के पेशेंट्स को भी डील कर लिया है। कितना आप फ़र्क महसूस करते हैं जो हमारी आज की जनरेशन है, अराउंड हम आज के टीन्स और जो टीन से ऊपर के पिछले जो एज के लोग हैं, तो उनमें इम्यूनिटी सिस्टम आप कितना देखते हैं कि आज के बच्चों में कितना इम्यूनिटी स्ट्रांग है या आज के एडल्ट्स में कितना इम्यूनिटी स्ट्रांग है? मैं यही अपने पेशेंट्स को भी अक्सर कहता हूँ कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर वो 35, 40, 45, 50 के यानी 30 से 50 की रेंज में होते हैं, एज जिनकी एज होती है, जिनकी एज है। तो अब जब मैं उनको देखता हूँ किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, किसी का कोलेस्ट्रोल ज़्यादा है, किसी को डायबिटीज़ के इश्यूज आ रहे हैं, शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को यानी मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन आपके खाने से है, वो उनमें डेवलप हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो 90 से पहले या 90s में पैदा हुए हैं, सही, या उससे 90 से भी पहले, जिसमें ना ही मोबाइल का दौर था, ना ही इतनी फास्ट फूड का वो भरमार थी, ना इतना हमारा जंक फूड इतना हमारा ज़्यादा था। जी 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 जी, तली हुई चीज़ें बहुत कम यानी थी। हम अगर अपनी बात करें तो हमारी वो जनरेशन है जो हम 80s में पैदा हुए हैं, जो 90s में, वहाँ पे इतनी अवेयरनेस या इतनी अवेलेबिलिटी नहीं, अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी, अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। ऐसे ही तो मैं कहता हूँ कि आप लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जबकि आप लोगों ने अपने बचपन में अच्छा खेला है, बाहर जाके खेला कूदा है, आपने अच्छा हेल्दी खाया है, एक्टिविटीज़ हेल्दी थी, स्कूल्स में आपके ग्राउंड्स में खेल होते थे आपके स्कूल्स में, लेकिन स्टिल आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। लेकिन आज तो बदलता जो मौसम है, माहौलियाती तब्दीली, इसका जो मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम अपने बच्चों को देखें जिनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, जो बैठ के मोबाइल देख के खा के वहीं पे खाते हैं, वहीं पे सो जाते हैं, उनके स्कूल जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। उनके स्कूल में फास्ट फूड का हो गया ट्रेंड, वो घर आके फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, कैंडीज या स्वीट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो जब वो 30 क्रॉस करेंगे तो वो उनके साथ क्या होगा? ये बहुत अलार्मिंग है। मैं डराता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को सिखाएं, हेल्थ के बारे में बताएं, स्कूल लेवल्स पे भी मैं कहता हूँ कि बताया जाए कि ये हम जब तबाही की तरफ जा रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों को नई हेल्दी टिप्स देंगे या उनको हेल्दी उनका लाइफस्टाइल नहीं बनाएंगे तो वो 30s में जाके वो बहुत ख़राब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने बड़ा ख़ास नुक्ता है जिस पर बात की है। ब्रेक की जाम जाते हैं, वापस आते हैं और ब्रेक के बाद हम इसी नुक्ते से बात आगे बढ़ाएंगे कि हमारी जनरेशन जो 80s और 90s की जो जनरेशन है वो इस एज में 30-40 की एज में अगर उसके लिए चैलेंजेस उसको नज़र आ रहे हैं हेल्थ के, तो जो हमारी आज की जनरेशन है वो अपनी 30-40 की एज में जब जाएगी तब उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। और फिर हम ब्रेक के बाद वापस आके ये भी बात करेंगे हाउ टू यू कैन मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। हम हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत कैसे बना सकते हैं आज के दौर में, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में हमने टीबी पर बात की, हमने वैक्सीनेशन पर बात की जो कि अवेयरनेस भी चल रही है, और इसके साथ साथ हमने जो डेंगू के इतने ज़्यादा केसेस हो गए, अराउंड 350 के करीब गुज़श्ता माह की जो रिपोर्ट है वो ये है, अराउंड 3 मंथ्स की अगर की जाए तो गलत नहीं होगा। तो अब आपने अपना ख्याल रखना है, या आपके अंदर अगर एंटीबॉडीज़ अच्छी हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आप इनसे लड़ पाएंगे। और अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाती है। टॉपिक में वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ब्रेक पर जाने से पहले हाउ वी कैन मेक आवर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग, मुझे ज़रा ये बताएं कि हम हमारा इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत आज के दौर में रहते हुए कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि हम और हमारी फैमिली को उनको महफूज रख सकें। जैसे कि हमारा जो ग़िज़ाएँ हैं वो इतनी प्योर, इतनी खालिस नहीं रही, तो हमें आउटसोर्स से कुछ जो चीज़ें चाहिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, जब बीमारी हो जाए तो उस बीमारी के साथ लड़ने के लिए। जी। तो हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो विटामिन सी होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत मेंटेन भी रखता है और रिस्टोर करता है। ठीक है। तो हमें और वो किन किन चीज़ों से हासिल किया जा सकता है? वो आजकल ब्लेसिंग है, देखिए अल्लाह ने मौसम के हिसाब से हमें फल भी वो दिए हैं जो हमें वो चाहिए होते हैं। सही है। तो ये जो किन्नू है आगे आने वाला है, या अभी फ्रूटर आ गए हैं, या मौसमी चल रहे हैं अभी, या वो चकोतरा ग्रेट फ्रूट है, ये जितने सिट्रस फ्रूट है ना,
इनमें अल्लाह ने बहुत विटामिन सी रखा हुआ है। ओके। तो ये देखें होते भी इस सीज़न में है। वैसे तो कहते हैं कि लोग ये ना खाएं, ठंडा हो जाएगा, गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमें अल्लाह ने वो विटामिन सी के अकॉर्डिंग टू द नीड दिया हुआ है कि वो उसको खाओ आप, हाँ, और आप अपने आप को स्ट्रांग रखो। सही है, सही है। गले खराब होने को हम खट्टी चीज़ों के साथ या सिट्रस फ्रूट के साथ जो जोड़ देते हैं ना, वो गलत है। हमें कावा पीना चाहिए इस सीज़न में, जिसमें अदरक डालें आप, उसमें नींबू निचोड़ें आप, उसमें थोड़ी सौंफ डालें, थोड़ी दालचीनी डालें, तो उस अदरक कावा जो है वो उसमें जिंक भी है, उसमें विटामिन सी भी है, वो इतना इम्यूनाइज्ड होता है, आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करता है अदरक का कावा कि आपकी मतलब आपकी सोच है कि आप। डॉक्टर साहब, इसमें हमने देखा है कि मोस्टली हम जहां भी जाते हैं हमें चाय ऑफर होती है, बिल्कुल, या कॉफी ऑफर एग्जैक्टली होती है। तो अगर हम इस प्रैक्टिस में चाय और कहवा पीने या पिलाने की बजाय अगर ये कहवे को प्रमोट करें, बिल्कुल करना चाहिए। हमें वो थर्मोस टाइप या कुछ बना के रखना चाहिए, एक डिलीशियस है कहवा, इंस्टेंट ऑन द स्पॉट, इंस्टेंट वो उसी वक्त पोर करें उसको। और अगर किसी ने शुगर या विदाउट शुगर लेना है तो आप उसको उसकी मर्जी है। लेकिन ये अदरक और ये नींबू, ये लेमन ग्रास और ये दालचीनी, थोड़ी सौंफ, उसमें थोड़े पुदीने के पत्ते, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग करता है और इम्यूनिटी को भी बहुत स्ट्रांग। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारी आदत नहीं है। देखिए, आप थोड़ा इस पर ज़रूर गाइड कीजिए कि हाउ वी कैन मेक इट हैबिट। हम इसको अपनी आदत कैसे बना सकते हैं, क्योंकि चाय हमारी आदत है और फिर सोशल मीडिया पे चाय को जैसे प्रमोट किया जाता है और फिर ज़ाहिर 8-10 लोग कहीं बैठते हैं, आप कहीं गेस्ट भी जाते हैं, तो सबसे पहले आपको चाय ही अगर तो आप घर से चाय पीने जा रहे हैं तो फिर आप चाय पियेंगे, लेकिन अगर आप घर से चाय पी के गए और आपको नहीं पता कि अगले बंदे में आपको क्या ऑफर होना है, तो फिर आप ये सोच के जाएंगे काश वो मुझे कहवा ऑफर कर दे। सही है। तो जब आप किसी को खुद पिलाएंगे ना, तो अगले बंदे को वो अच्छा लगेगा, तो वो भी फिर आपसे बदला लेगा, चाहे कहवा पिलाने का, लेकिन वो बदले में आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि कभी कभी आप रिगार्ड में इनकार नहीं करते हैं लोगों को, ठीक है, कि रिगार्ड में आपको जो चीज़ ऑफर कर दी जाती है आप रिगार्ड में कहते हैं कि जी ओके, आप समझते हैं कि यार मैं इनकार करूंगा या मना करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा ना इस पे बैठ के, जब दोस्त ऐसे बैठे हो ना जिसमें कोई भी बात इंसान कर देता है, ऐसी कंपनी में बैठे हो, तो उसमें बंदा इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवा देता है कि यार क्यों ना हम ये चीज़ ट्राई करें, मुझे फ्लॉ बंदे ने बताया, ये फ्लॉ डॉक्टर ने ऐसा कहा है, तो हेल्थ के लिए इट वर्क्स, तो क्यों ना हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि हम आज के वक्त में, क्योंकि हम क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं, मुझे ज़रा बस जाते जाते ये बताइए, आज के वक्त में आज की नौजवान नस्ल को, जो हमारे टीन्स बच्चे हैं या जो इस वक्त छोटे बच्चे भी हैं, हम उन्हें कैसे, ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम कैसे गाइड कर सकते हैं और उनकी आदत में ये चीज़ें कैसे ला सकते हैं? काइंडली इस पर ज़रूर ज़रा हेल्प आउट कीजिए। देखें, एक आम टर्म इस्तेमाल होती है जी, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बच्चा है या ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके स्ट्रॉन्ग होने की जो डिपेंडेंसी है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि वो बीमारियों से कितना बच के रहता है, और या अगर कभी उसको कोई मसला हो जाए तो वो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। ये ग्रेड होता है किसी को आप स्ट्रॉन्ग कहने का, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और डॉक्टर साहब अक्सर ये भी कह रहे होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह भी, ये तो बहुत ही कम बीमार ये कभी क्योंकि वो उसके लाइफस्टाइल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसमें खेल कूद भी होगा, फिजिकल एक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, वर्जिश, एक्सरसाइज, भाग दौड़, वो बहुत होगी। उसका खाना होगा अच्छा, महदूद होगा, सही, और वो रेगुलरली, और वो अच्छी नींद लेता होगा। यानी अच्छा हेल्दी बैलेंस खाना, अच्छी नींद लेना और रेगुलरली एक्सरसाइज करना, ये जब तक आप करते रहेंगे, आप जस्ट एज इज़ द नंबर। ज़बरदस्त, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, इन दी एंड ऑफ द प्रोग्राम ये पैगाम आप तक डॉक्टर साहब ने भी पहुंचाया और मैं भी रिपीट कर देता हूं, हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आकर आपको ये ना बताएं कि जी पापा मेरे घुटने में दर्द हो रही है, मामा मेरी कमर में दर्द हो रही है, मेरे से चला नहीं जाता, मैं थक जाता हूं, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपने अपने बच्चों की जो लाइफस्टाइल है उस पर तवज्जो नहीं दी। बच्चों को वक्त पर उठाएं, बच्चों को वक्त पर सुलाएं, बच्चों को वक्त पर खाना दें, अच्छा खाना दें। जैसे डॉक्टर साहब ने, हमने कोशिश किया कि हम जो हमारे घरों में आम चीज़ें हैं हम उस पर बात करें, दालें हैं, चावल है, अंडा है, रोटी है, मतलब ये वो चीज़ें हैं, जो गोश्त है, चिकन है, और आजकल फ़िश का सीज़न है, तो ये बच्चों को खिलाएं और बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि बच्चा अगर बीमार हो तो पता भी ना चले और वो ठीक हो गया, तो ये एक ब्लेसिंग होती है। तो वो तभी मुमकिन है जब आप अपने बच्चों को बैलेंस डाइट देंगे, उनकी नींद का, उनकी खुराक का ख्याल रखेंगे और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेंगे, तो तभी उनकी सेहत भी अच्छी होगी और वो ज़िंदगी में कामयाब भी हो पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम देखने के बाद आप अपने और अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में चेंज ज़रूर लाएंगे। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।